नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शीत युद्ध के पतन और नवशीत युद्ध के उद्भव के कारणों के साथ। तो जो शीत युद्ध का पतन का इतिहास है वो 1970 से लेके 80 तक का जो इसके अंतर्गत जो 1970 और 80 का जो काल था वो शीत युद्ध के पतन का कारण माना जा सकता है। इसको दितांत भी कह सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक विशेषता बनी जो 1970 वाला काल था। एक और तो युद्धोत्तर काल की कई समस्याएं थी तथा कुछ एक मामले शांतिपूर्ण ढंग से निपटाए। दूसरी ओर अमेरिका तथा चीन के बीच मेल मिलाप शुरू हुआ और दुर्भाग्य से इन सारे परिवर्तनों के साथ चीन तथा सोवियत संघ के बीच मतभेदों में वृद्धि हुई। अर्थात ये दितांत इसलिए हुआ कि अमेरिका ने चीन को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया जिससे कि रूस की ताकत को या सोवियत संघ की ताकत को थोड़ा सा कम किया जा सके। अब सोवियत संघ ने भी ये देखा कि चीन अगर अमेरिका से मिला हुआ है या उसके साथ सपोर्ट कर रहा है तो फिर हमारी जो क्षेत्रीय ताकत है वो थोड़ी कमतर हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा वो भी शांत रहा। 1970 ईस्वी का मास्को बोन समझौता। 12 अगस्त 1970 को कोसिजिन तथा विली ब्रॉन्ड के मध्य मास्को समझौता हुआ, मास्को बोन समझौता हुआ, जिसमें दोनों ने जर्मनी के संबंध में यथापूर्व स्थिति को स्वीकार कर लिया। जो पहले स्थिति थी उसको स्वीकार कर लिया तथा एक पारस्परिक अनाक्रामक समझौता तथा बल प्रयोग न करने का निर्णय हुआ और इस समझौते से जर्मनी में शीत युद्ध के तनाव के बीच बहुत कमी आ गई। 1971 का बर्लिन समझौता। मास्को बोन समझौते के बाद पश्चिमी जर्मनी के चांसलर ने बर्लिन की समस्या को हल करने के लिए उपायों को सूत्रपात किया और समझौते की काफ़ी लंबी बातचीत के बाद 3 सितंबर 1971 को अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने बर्लिन पर एक 4 शक्ति समझौता किया और इस समझौते का निर्णय किया कि यथापूर्व पहले की स्थिति को बनाए रखा जाए। 1972 का कोरिया समझौता। 4 जुलाई 1972 के समझौते द्वारा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया दोनों ने अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए स्वीकार किया। 1972 का पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी समझौता। 1973 का हेलसिंकी सम्मेलन तथा 1975 का हेलसिंकी समझौता। तो ये कई बातें ऐसी हैं। कंबोडिया में युद्ध की समाप्ति 1975, वियतनाम युद्ध की समाप्ति 1975, अमेरिका चीन का पुनर्मेल आपस में होना 1970 और 71 का काल, 1977 में तीसरा यूरोपीय शिखर सम्मेलन, सुरक्षा सम्मेलन, 1979 का इसराइल तथा मिस्र के बीच कैंप डेविड। इसमें 1900 जो 79 का इसराइल तथा मिस्र के बीच कैंप डेविड समझौता हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्टर के द्वारा किए गए प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होने वाला यह एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष था। यह समझौता मिस्र तथा इसराइल के बीच एक प्रकार की संधि थी जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में संघर्ष को कम करना था। अमेरिका और सोवियत देतांत की स्थापना। इस प्रकार से ये एक तरह से इतिहास में इसका शीत युद्ध के कमी का काल रहा था। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध 1947 से 1990 का प्रभाव। उत्तर युद्ध के काल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन। हम इसकी गहराई में न जाकर जो शीत युद्ध का जो प्रभाव था वो वैश्विक परिदृश्य में ये देखा जा सकता है कि आपस में एक तरह से जो संगठन थे या जो ताकतवर राष्ट्र थे वो आपस में उलझे रहे और एक तरह से द्वेष की भावना से जीते रहे। इसके बाद हम नया शीत युद्ध जो 1980 और 90 के आगमन की बात करेंगे तथा इसके बाद जो शीत युद्ध का अंत हुआ उसकी रूपरेखा किस आधार पर पड़ी उसकी बात करेंगे। तो जो शीत युद्ध था वो एक तरह से आपस में द्वंद्व का जो कि एक प्रत्यक्ष द्वंद्व ना होकर एक मानसिक द्वंद्व था वो चलता रहा और 1970 से 80 का काल था उसमें थोड़ी सी रुकावट आई। अब जो नया शीत युद्ध था वो 1980 के दशक में पुनः प्रादुर्भाव हुआ।
जब 1979 में अफगानिस्तान और सोवियत संघ के हस्तक्षेप अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के बाद सोवियत संघ के विरुद्ध संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका ने चीन के साथ संबंधों बनाने का प्रयत्न किया, तो संबंधों के विभिन्न दूसरे क्षेत्रों में असफलता से द्वितांत को गहरा धक्का लगा। जब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप किया तो अमेरिका ने चीन के साथ मिलने का बात करी, जिससे कि द्वितांत को गहरा धक्का लगा। इन महाशक्तियों के ने ऐसे निर्णय लिए तथा कार्य किए जिन्हें द्वितांत को बुरी तरह प्रभावित किया और इसके संकट में डाल दिया। सभी राज्यों तथा संबंधों के सभी क्षेत्रों में द्वितांत और विस्तृत प्रसार के पक्ष में विश्व लोकमत की परवाह न करते हुए दोनों महाशक्तियों ने दुनिया के विभिन्न भागों में कई ऐसे काम किए जिससे फिर से एक शीत युद्ध प्रारंभ हो गया और एक नया शीत युद्ध पहले से भी कहीं अधिक बड़ा और पहले से अधिक भयानक होने लगा। इसका प्रादुर्भाव 1978 में शीत युद्ध का प्रादुर्भाव सन 1978 से मानते हैं, जब इथोपिया में सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को संयुक्त राज्य अमेरिका ने विफल बनाने का फैसला किया। संयुक्त राज्य के भूतपूर्व राष्ट्रीय सलाहकार मिस्टर वर्जेंस्की ने पुस्तक पावर एंड प्रिंसिपल्स में लिखा कि सन 1978 में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ में संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। 1978 से इथोपिया में सोवियत संघ द्वारा क्यूबा के लोगों को शामिल करना पहले तो अमेरिका ने अनदेखा किया, परंतु जब सोवियत संघ ने अमेरिका के विरुद्ध अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न जारी रखा तो रीगन प्रशासन ने सोवियत शक्ति पर रोक लगाने का फैसला किया। परिणामस्वरूप क्यूबा सोवियत ब्रिगेड के कार्य तथा साल्ट सेकंड की असफलता से द्वितांत को गहरा धक्का लगा। बाद में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप तथा अमेरिका की इससे कड़ी प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय द्वितांत के युग को प्राय समाप्त कर दिया और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया, जो 1980 के दशक में कुछ ही घटनाएं थी जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये घटनाएं नए शीत युद्ध को उद्भव करने के लिए कारण थी। पहला, राष्ट्रपति रीगन के अधीन संयुक्त राज्य की विदेश नीति में परिवर्तन, अर्थात जब राष्ट्रपति रीगन आए तो उन्होंने अपनी विदेश नीति में कुछ एक परिवर्तन किए, जैसे अपने आप को पुनः महाशक्ति की स्थिति में लाना, निक्सन किसिंजर के विचारों को द्वितांत के मात्र विकल्प मानना और विकल्प युद्ध है अस्वीकार करने का फैसला, द्वितांत पर अधिक बल देने के विचार का त्याग करना तथा द्वितांत के उद्देश्यों को गहरा धक्का लगा। अनुत्तरदायी सोवियत दृष्टिकोण, सोवियत संघ का जो दृष्टिकोण था वह अनुत्तरदायित्व था। सोवियत प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए संयुक्त राज्य के पूर्वी यूरोप तथा चीन के साथ संबंध बनाने, सोवियत संघ का जब प्रसार होता देखा तो अमेरिका ने इसको कंट्रोल करने के लिए चीन तथा पूर्वी यूरोप के साथ संबंध स्थापित करने की बात करी। अगला है निकारागुआ, एल सेल्वाडोर तथा ग्रेनाडा में संयुक्त राज्य की भूमिका। इसमें संयुक्त राज्य की जो भूमिका थी वो भी इसका कारण बना। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप जो 1979 के आसपास का था, सोवियत प्रभाव को विफल करने के लिए संयुक्त राज्य की जो नीतियाँ थी वो भी इसके खिलाफ काम करना चालू कर दिया। शस्त्र दौड़ में उच्च स्थिति प्राप्त करने की भावना, हिंद महासागर में अमेरिकी सक्रियता उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए और शक्तिशाली बनाना, कीनिया तथा सोमालिया को बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप, 1980 में मॉस्को ओलंपिक खेलों में भाग न लेना तथा सोवियत संघ पर अनाज अविरोध लगाना आदि कुछ एक ऐसे कारण थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नए शीत युद्ध को उद्भवित करते हैं। इस नए शीत युद्ध की प्रकृति कैसी थी? नए शीत युद्ध की प्रकृति शीत युद्ध से कहीं अधिक भयंकर थी। इसका मुख्य केंद्र एशिया का था, न कि यूरोप का, यानी जो नया शीत युद्ध है उसका केंद्र एशिया बन गया और इस नए शीत युद्ध में चीन भी शामिल हो गया और जो पहले की दोनों महाशक्तियाँ थी वो अपने आप को बनाए रखने के लिए विश्व राजनीति में अपने प्रभुत्व की कोशिश करने लगी। दोनों महाशक्तियाँ परमाणु युद्ध वास्तव में लड़ा नहीं जा सकता ये तो मानती थी, लेकिन वो अपनी ऐसी तकनीकियाँ विस्तार करने लगी जिससे कि ऐसा आभास न हो कि ऐसी स्थिति वो नहीं चाहते। पुराने शीत युद्ध के तंग द्विध्रुवीकरण का स्थान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुकेंद्रवाद या द्विबहुकेंद्रवाद का कम से कम बहुत ही ढीले द्विध्रुवीकरण ने ले लिया। नए शीत युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भाग लेने वाले देशों की संख्या में वृद्धि हो गई। एक बड़ी परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर आए चीन तथा फ्रांस ने नए शीत युद्ध को एक नया आयाम दिया। अब इसी के दौरान नए शीत युद्ध का भी अंत हो गया और
सौभाग्य से आगमन से 7 वर्षों के भीतर ही नए शीत युद्ध का अंत हो गया, प्रारंभ हो गया और मानवता ने शीत युद्ध की व्यर्थता तथा भय को पूर्णतया अनुभव कर लिया। दोनों ही महाशक्तियों ने एक बार फिर शीत युद्ध को सीमित तथा समाप्त करने की बात कही। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा उठाए गए कदमों ने प्रशंसनीय परिवर्तन किया। पेरेस्ट्राइका तथा ग्लासनोस्ट की धारणाओं के अधीन कार्य करते विश्व जनमत का सम्मान करते हुए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों और तीसरे विश्व के देशों की मांग का ध्यान रखते हुए अपने घरेलू वातावरण के प्रभावाधीन सोवियत संघ के नेता शस्त्र नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए आगे आए। अर्थात जो मिखाइल गोर्बाचेव थी, उनकी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका की खुलेपन की नीति जो कि अंतर्राष्ट्रीय शीत युद्ध के खत्म करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब है शीत युद्ध पर एक टिप्पणी लिखते हैं। 1971 से 1979 के काल को छोड़कर 1945 से 1990 ईस्वी तक के सारे समय में विश्व के टकरावों का झगड़ों में उलझा रहा शीत युद्ध का समाप्त हो गया। 1945 से 90 अमेरिका 1985 ईस्वी से परिपक्व तथा अनवरत तनाव से थिलने में शामिल हो गया। दोनों ने सन 1987 में INF संधि तथा 1990 में स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों ने आपसी संबंधों तथा सहयोग को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया। इसके द्वारा दोनों संबंधों में समन्वय स्थापित किया। शांतिपूर्ण सहस्त्र की बात आई। भूतपूर्व संघ ने पेरेस्ट्राइका तथा ग्लासनोस्ट तथा पूर्वी यूरोप के देशों में उनके प्रभाव ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया तथा पूर्वी जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन कर दिया और इन परिवर्तनों ने यूरोपीय देशों को बहुत समीप कर दिया और एक तरह से इनका एक युग का अंत हो गया। पश्चिमी जनता पर पूर्वी जर्मनी एक जर्मनी में इकट्ठे हो गए। बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। क्षेत्रीय झगड़ों में महाशक्तियों का हस्तक्षेप कम हो गया। अमेरिका अफगानिस्तान के प्रति अपने दृष्टिकोण में अधिक वस्तुगत हो गया। सोवियत संघ तथा समाजवादी गुट का विघटन हो गया और कई स्थानीय युद्ध अब समाप्त हो गए। किसी भी देश ने श्रीलंका की गड़बड़ी से अब कोई फायदा नहीं उठाया। अमेरिका ने भारत तथा पाकिस्तान के बीच कश्मीर की समस्या के प्रति अधिक सकारात्मक प्रवृत्ति ली। शीत युद्ध, गठबंधन, राजनीतिक शस्त्र दौड़, परमाणु निवारण, आतंक का संतुलन तथा आक्रामक शक्ति राजनीति के बारे में विचारधारा का स्थान, अब तनाव से तिल्य, शांति, सुरक्षा, विकास, झगड़े तथा मुद्दों को सुलझाने की शांतिपूर्ण ढंगों, वातावरण की सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण आदि के बारे में इसके आधार पर यह कहा गया कि अब शीत युद्ध का अंत हो रहा है। और इसमें मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियाँ थी, पेरेस्ट्राइका तथा ग्लासनोस्ट की, इन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाया। सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति। 1971 में महान परिवर्तन सोवियत संघ तथा समाजवादी देश के रूप में उदय होने से आया। 1991 में अंतिम महीनों में एक बार फिर महान परिवर्तन के रूप में विश्व व्यवस्था पर छा गया। सोवियत संघ जो 1945 से 1991 तक के विश्व राजनीति में महाशक्ति के रूप में था, आंतरिक आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं के कारण एक राज्य के रूप में संगठित होने लगा। 1991 में गोर्बाचेव का शासन अपने कट्टरवादी समाजवादियों की क्रांति से तो बचा था, परंतु नवंबर-दिसंबर 1991 में अपने आप को सुरक्षित न रख सका। 3 बाल्टिक राज्यों तो पहले ही स्वतंत्र राज्य बन चुके थे, शेष राज्य भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। केंद्रीय नेतृत्व सोवियत संघ की एकता अखंडता की रक्षा नहीं कर पाया और संघीय इकाइयों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। रूस बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बना तथा 9 भूतपूर्व सोवियत रूसी गणराज्यों ने स्वतंत्रता के पश्चात अपने आप को एक राष्ट्रमंडल घोषित कर दिया। ये राष्ट्रमंडल एक ढीली व्यवस्था ही थी। इसकी न तो कोई साझी सरकार है, न इसके सदस्यों की एकता है। रूस तथा यूक्रेन में जल सेना के विभाजन, समुद्री बेड़े के विभाजन, परमाणु शस्त्रों पर स्वामित्व के प्रश्न पर उग्र मतभेद उभरे। सोवियत संघ का पूर्ण विघटन हो गया। रूस अपने आप को एक कमजोर राज्य बन गया। इसके पास परमाणु शस्त्र तो थे, परंतु आर्थिक व्यवस्था अत्यंत कमजोर थी। ये पश्चिमी देशों पर निर्भर बना हुआ। सोवियत संघ के विघटन, पूर्वी यूरोप के युद्धाधिकरण तब वार्सा समझौते की समाप्ति के बाद ही शीत युद्ध का अंत माना जा सकता है। तो इस प्रकार जो शीत युद्ध था, वो शीत युद्ध एक जो द्वंद्व का युद्ध, आपसी मानसिक द्वंद्व का कारण था, वो खत्म हो गया। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर बात करें तो शीत युद्ध आज इसका दायरा व्यापक हो गया और आज छोटे से छोटे राष्ट्र या मान लें कि जो क्षेत्रीय राष्ट्र हैं, वो भी आपस में तनाव की स्थिति में जी रहे हैं। धन्यवाद।